एनी पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट जो कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है इन्वेस्टर्स के लिए? Well, let me tell you one thing. सबसे पहले जो पाक रुपी और हम डॉलर या किसी भी करेंसी का यूएस डॉलर को अगर आप बैंक में रखते हैं तो देर इज जीरो इंटरेस्ट, राइट? मीन्स और आपको अगर पाक रुपी में रखते हैं तो आपको 15% मिलता है. मीन्स यू आर लूजिंग इफ यू आर कीपिंग मनी इन डॉलर, यू आर लूजिंग 15%. तो आप डॉलर में क्यों रखते हैं? इसलिए कि आपको डॉलर की एप्रिसिएशन अगेंस्ट द पाक रुपी 15% से ज्यादा नजर आती है. देन यू कीप दैट मनी इन द डॉलर्स. एट दिस पॉइंट आई डोंट सी इट. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 15 से 20% अगर मुझे ब्रिटिश पाउंड या यूरो में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एप्रिसिएशन नजर आती है तो वो इन्वेस्टमेंट उन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज में, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, किसी और करेंसी में करना ज्यादा सिक्योर नजर आता है. सो व्हाट करेंसीज वुड यू रिकमेंड कि उसमें ट्रेड किया जा सकता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, दे ऑल आर वेरी गुड. जापानीज येन, we might see a Japanese yen below $80, 80 against the dollar. 80 yen against the dollar, which was the low of 1992. We might see breaking 92. अच्छा सर, one more thing. इस बार जो रिसेशन हुआ है, that is like one of the worst recessions in the world history. कि मतलब there were a lot of factors happening. तो hedge funds का issue, second your subprime mortgage issue, and then your commodity like the boom or whatever that was happening. Plus you had financial crisis, liquidity crunch. So there were a lot of factors together in place. That's why the recession this time is the worst that the world has seen. Right. So उस केस में आप technical analysis कैसे apply कर सकते हैं? Sorry? Because how can you apply technical analysis in this situation? जहाँ पर 4-5 factors एक साथ play कर गए और फिर दुनिया से कभी इतना बुरे हालात कभी देखे ही नहीं थे. Right. So how can you apply technical analysis in this? Well, situation? technical analysis is a behavior of the market. वो behavior कोई भी behavior हो, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक आदमी भागता हुआ जा रहा है तो पता चल रहा है कि या एक अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है, राइट? तो दोनों चीजें बता रहा है वो. तो उसका बिहेवियर जो मार्केट का बिहेवियर है, दैट शोज के व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड वी आर लुकिंग फॉर. उसमें तो बहुत ही इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग. इफ आई स्टार्ट गिविंग एन आंसर टू यू इन दिस, that will be a very long answer. मगर of course technical analysis, देखें the difference between the technical analysis and the fundamental analysis, उसको मैं थोड़ा सा समझा दूं. Fundamental analyst जो economist है वो जब कोई forecast करता है तो वो 6 महीने और 1 साल की तो बहुत अच्छी कर सकता है, मगर उससे आप बोले 1 हफ्ते की या आज की forecast बताओ तो वो नहीं कर सकता. Technical analyst आज की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की तो बहुत अच्छी कर सकता है, मगर उससे आगे की इफ्स एंड बट्स शुरू हो जाएंगे. सो फंडामेंटल एनालिसिस इन लॉन्ग रन, लॉन्गर पीरियड के लिए बेहतर एनालिसिस हो सकते हैं एज कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस, मगर टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए आइडियल है, राइट? If you see that gold investment is going to go down, stock market is going to go down, even real estate is going to go down, how do you fight the inflation 24% and make 36% incomes? देखें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ पीपल दे आस्क मी कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और आपके पास 10 लाख रुपए है. उसने अपने 1 करोड़ में से 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आपने अपने 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है. कौन बड़ा है? किसके पास ज्यादा ताकत है? बताइए, किसके पास ज्यादा ताकत है? जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि उसका एक्सपोजर सिर्फ 25% है. जिसके पास 1 करोड़ है उसने अपने पूरी इक्विटी का 75% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका एक्सपोजर बहुत हाई है. दिस इज व्हाट द मनी मैनेजमेंट इज. पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सारा पैसा एक ही चीज में लगाना शुरू कर देंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज कैसे गेन करेंगे? लॉट ऑफ पीपल दे आस्क कि मार्केट ऊपर जाए. बिलीव मी, ऑल माई स्टूडेंट्स दे प्रे फॉर कि मार्केट किसी तरह नीचे जाए एंड वील मेक मनी. दे नेवर प्रे फॉर द मार्केट टू गो अप बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि मार्केट अगर 40% भी जाएगी तो मुझे किस तरह हैंडल करना है. एंड दैट इज व्हाट द गेम इज.
आप जब कोई भी चीज को ये लेके बैठेंगे यहीं से ऊपर जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन टेल यू कि दिस इज द बॉटम, कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी। आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है कि इतनी गिरने के बावजूद भी आप कहते हैं 30% जाएगी, जब भी मैं खरीदता चला जाऊंगा। मार्केट कैन नॉट बीट यू लाइक दिस। जी आपने कहा कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो 20 या $19 पे भी आ सकती है। जी, तो ये क्या डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है या और कोई वजह है? पूरी दुनिया में अगर हम चाइना को लेते हैं और इंडिया को लेते हैं तो ये वो दो मुल्क थे जिसकी जीडीपी ग्रोथ क्लोज टू 10% से ऊपर जा रही थी। जब 10% से ऊपर आधी दुनिया, ये आधी दुनिया ही होगी ना, इंडिया और चाइना, आधी दुनिया की ग्रोथ 10% से ऊपर होगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब वो कमाएगा तो क्या करेगा? री इन्वेस्ट करेगा, मजीद इंडस्ट्रियां लगाएगा, मजीद काम करेगा, मजीद ऑयल चाहिए होगा, मजीद सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। इन सबको देखते हुए फोरकास्ट जो लोगों की थी वो ये थी कि 10% प्लस जीडीपी के ऊपर अगर इन मुल्कों में यही डिमांड रहेगी तो ये तो ऑयल की जरूरत कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो स्पेकुलेटिव बाइंग शुरू हो गई जो हेज फंड्स ने करनी शुरू कर दी इस ग्रोथ को देखते हुए। जब वो ग्रोथ हमें स्लो डाउन नजर आना शुरू हुई तो वही हेज फंड जो उसको फोरकास्ट कर रहे थे, स्पेकुलेटिव बाइंग कर रहे थे, उन्होंने सेल ऑफ कर दिया। ये वो सेल ऑफ जो आया वो उसके हम असरात अब देखने लगे और वो मजीद नीचे आ सकता है क्योंकि वर्स्ट टू वर्स्ट होता चला जाएगा। अभी वी हैव नॉट सीन द वर्स्ट, वी आर गोइंग टू सी द वर्स्ट। इट वॉज, देखें स्पेकुलेटिव, आप कोई चीज पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? स्पेकुलेटिव भी करते हैं ना, इसकी मैं पाकिस्तान में लाऊंगा, इसको मैं बेचूंगा, ये 10 रुपए की चीज 12 में बेचूंगा, इसका नफा होगा। सेम वो भी स्पेकुलेटिव ही करते हैं। उनको नजर आ रहा है कि डिमांड इतनी है, इतनी ग्रोथ है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उसी के लिहाज से वो उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो दैट्स व्हाट एवरीथिंग इज स्पेकुलेटिव। जी प्लीज। जी 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 it's a very good question, you know, like of course पाकिस्तान के जो हमारे जो फंडामेंटल्स और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो अनरेस्ट है, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इशू है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मगर पाकिस्तान की एक अजीब चीज़ भी है कि अगर आप 1971 को देखें तो आई वॉज इन साइप्रस फ्यू इयर्स बैक, तो मैं जिस जगह जाता था तो वो मुझे एक पोएम नज़र आती थी ग्रीक में लिखी हुई, जिसमें वो अपना किस्सा बताता था कि ये हम अलग हुए हैं तो इसने, ये टर्की ने हमें अलग कर दिया। मैं जहाँ जाता था इसके बारे में सुनता था, तो मेरी हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। तो एक दिन मैंने, जो मेरा मैनेजर था वहाँ, मैंने बोला यार ये कब हुए हैं, ये कब टूटे हैं, ये कब अलग हुआ है ये साइप्रस? ये मत, आई थॉट कि ये अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले हुआ है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2003 और 2004। उसने बोला दे आर टॉकिंग अबाउट 1972 में हुआ है ये। तो जैसे ही उसने बोला 1972 के अंदर ये अलग हुए हैं, आई वॉज इन शॉक। शॉक इन व्हाट सेंस कि 1971 में हमारा आधा मुल्क चला गया था, तो आज हम उसके 1973 में हमें होश भी नहीं था कि आधा मुल्क चला गया है। आज भी हम उसका अफसोस करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी इस तरह रोते हैं जिस तरह कल वो मुल्क अलग हुआ है। तो जो हमारी जिस किस्म की कंडीशन है और जिस तरह के हमारे हालात हैं पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक सो दे आर अफ्रेड और दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस। दे आर नॉट स्केयर्ड। जो हालात हैं, बाकी हमारी इकोनॉमी बिल्कुल एक ट्राई साइकिल की तरह है। वो ट्राई साइकिल इस तरह के थोड़ा सा पैसा $10-15 बिलियन आएगा नहीं, पूरी इकोनॉमी मूव कर जाती है। इट्स नॉट लाइक अमेरिकन इकोनॉमी जो 70 व्हीलर है, जिसको टर्न होने में एक बहुत बड़ा रेडियस चाहिए, राइट? तो पाकिस्तानी इकोनॉमी एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है। थोड़े से बेहतर हालात, एक आदमी आ जाता है जिसे हमें लगता है कि ये थोड़ा शरीफ आदमी है, तो पीपल दे स्टार्ट पुटिंग मनी इन, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, राइट? ये तो कॉन्फिडेंस लेवल है।
people, they are ready to invest money, but they don't have